हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एट द रेट रमेश ठाकुर। आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम बात करेंगे टॉपिक, और हम इसका एक चैप्टर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एक यूनिट लेकर के सारे प्लस टू के पूरे यूनिट उनका शॉर्टकट में हम नोट्स बनाएंगे कि किस तरह से पूरे चैप्टर को रिवाइज हम कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है। हाउ टू रिवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने देखा होगा कि बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी आर डीलिंग विद स्टेशनरी चार्जेस के साथ हम डील कर रहे हैं। स्टेशनरी चार्जेस के साथ डील करते हैं। चार्जेस एट रेस्ट, चार्ज कैन नॉट मूव। चार्ज के कंसेप्ट के साथ तीन साइंटिस्ट, विलियम गिलवर्ट, थील्स, डूफी और चौथा था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। इसमें विलियम गिलवर्ट और थील्स ने तो ये छोटा सा कहा कि बिकॉज उन्होंने कहा था कि एम्बर एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इज ऑब्टेन इन मोल्टेन स्टेट फ्रॉम द ट्रीज दैट व्हेन रब्ड acquire a property of attracting bits of paper or tiny particles towards itself। उसको एक्सटेंड कर दिया थील्स ने कि भाई ऐसा नहीं, एम्बर की तरह बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। एम्बर ही नहीं, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। डूफे ने कहा कि भाई जो चार्जेस होते हैं वो सेम नहीं होते, दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है। इसने कहा टू टाइप ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन द क्रेडिट ऑफ असाइनिंग द अलजेब्रिक साइन टू द चार्जेस गोज टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। और उसके बाद फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी आई और हम बहुत से मेथड से फ्रिक्शन से हम चार्जेस डेवलप कर सकते हैं, और फिर हम इंडक्शन से भी चार्जेस डेवलप कर सकते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्जेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज होता है दैट इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है SI, और जो CGS होता है वो स्टैट कूलम होता है। कूलम एंड स्टैट कूलम आर द यूनिट ऑफ चार्जेस। चार्ज की दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। फंडामेंटल फिर N इज द नंबर ऑफ, इनकी आपके पास है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी के ऊपर जो अगर कोई नेट चार्ज Q है तो क्या होता है, छोटे छोटे चार्जेस का फंडामेंटल चार्जेस का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहाँ पे N इज एनी नंबर क्या हो जाएंगे बाद में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दो तरह के चार्जेस डेवलप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और कॉज ऑफ चार्जिंग हम बात करें, जो कॉज ऑफ चार्जिंग एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। कॉज ऑफ चार्जिंग दैट इज लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। चार्ज डेवलप, जब तक अगर हम हाथ को हाथ से रब करें तो चार्ज डेवलप नहीं होगा, बिकॉज हाथ कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कौन गेन करेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल। जब व्हेन टू suitable bodies are rubbed together against each other, then one will lose the electron, other will gain the electron। जब ऐसे दो suitable bodies को रब करेंगे then development of charges will take place। जैसे आप ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, फर के ऊपर पॉजिटिव होता है, बूल के ऊपर नेगेटिव होता है, इवोनाइट के ऊपर नेगेटिव होता है, प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव होता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास तो
क्वांटाइजेशन और चार्ज कंजर्व भी होता है। अभी कहता है कि चार्ज कंजर्व होता है, अगर बॉडी ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो आपके पास इतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी के इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और इसने अगर लूज किए हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज करने वाला जिसने लूज किए हैं और इसने गेन किए हैं, गेन वाले के ऊपर नेगेटिव, और जिसने लूज किए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लूज किए और गेन किए इलेक्ट्रॉन हिसाब से, लेकिन ये जितने इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई अगर इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव प्लस है तो इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव होगा। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne की तब बात होती है। इसका मतलब कि चार्ज ऑलवेज अकर इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर में अकर करता है। अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसने 10 इलेक्ट्रॉन अगर लूज किए हैं तो ये 10 ही गेन करेगी, ना कम ना ज्यादा। ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा हो सकते हैं। जो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, और जो लूज करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। दैट्स वाई यहाँ दोनों प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। और वी कैन, हम n इज इक्वल टू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। एक एग्जांपल है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर, बॉडी हैज एक्वायर्ड ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लस बोल दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज लॉस्ट और गेन। तो पॉजिटिव साइन से हम ये पता लगा सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट, पॉजिटिव साइन से ये पता लगा सकते हैं कि इसने कितने, इसने लूज किए गेन किए। पॉजिटिव साइन का मतलब इसने लूज किए, कितने किए देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करें, इसी इक्वेशन में लगाएं। यहाँ पे क्या था, Q इज इक्वल टू 1 कूलम प्लस में है, N हमने निकालना है, और E क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम प्रिंसिपल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज और स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन दिस यूनिवर्स कहा जाता है इसमें। एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। वी कांट थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज बिलो दिस क्वांटिटी इन इंडिपेंडेंट। ओके, दैट्स वाई अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या बन जाएगा, तो मैंने n लिखा, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाई ये कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट गए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। तो ध्यान रखना, जब भी वेन एवर वी डिवाइड 1 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 10⁻18 आंसर आ जाता है। इसको याद रखना आसान हो जाता है। और लिखना चाहें तो 0.625 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। बोथ द आंसर्स आर राइट। इसका मतलब है कि अब ये बॉडी के ऊपर हम क्या बोल रहे हैं कि एक बॉडी ने कितना किया, इट हैज लॉस्ट और गेन्ड 1 कूलम ऑफ, तो कितने, इसका मतलब कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस मेक 1 कूलम, कितने के चार्जेस, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, इसका हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। दिस इज द नंबर। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 0.6। आपने ये 625 10⁻19 या 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, चार्जेस। अब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, ये फॉर्मूला बना। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है जी। चार्ज को इंटरेक्ट करते हैं तो हाउ डज चार्जेस इंटरेक्ट, तो कूलम्स लॉ आ गया, कूलम्स लॉ। और कूलम्स को आपके चार्जेस का क्या बताया, कॉज ऑफ चार्जिंग इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। और उसके बाद कूलम्स का लॉ था, तो ये बताता है कि फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू Q1 Q2 और डिवाइड बाय, आप इसको K बोल सकते हैं ना, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जो फोर्स होती है वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के बराबर होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बराबर होती है, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और K ऑफ इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के जो यूनिट होते हैं दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिट होते हैं K के, और जो डायमेंशंस होती हैं K की डायमेंशंस निकालें तो दैट इज इक्वल्स टू ML T-2
mlt माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसे करके देख लो। तो के डायमेंशंस क्या बन जाएंगी, दैट इज इक्वल्स टू एम एल 3 टी माइनस 4 ए माइनस 2। तो दीज आर द एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछते हैं कई बार, तो आपने के की न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट पूछ सकते हैं कई बार, डायमेंशंस पूछे तो ये होगी कूलम्स लॉ का, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है कूलम्स का, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। जो कूलम्स फोर्स होती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी करती है, सेंट्रल फोर्स होती है, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, उनके आगे पीछे चलती है। आप सेंट्रल ऐसे कभी भी ये दो चार्जेज है तो जो फोर्स होगी इसी लाइन के अक्रॉस जो दोनों को ज्वाइन करती है एक्सटेंसी के ऊपर, अगर चार्जेस के बीच का प्रोडक्ट अगर इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो फोर्स रिपल्सिव होगी, नेचर ऑफ फोर्स विल बी रिपल्सिव, नेचर ऑफ फोर्स विल बी रिपल्सिव। if Q1 Q2 is less than 0 then nature of force will be attractive, nature of force will be attractive। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है इफ Q1 Q2 what does it signify, तो इसका रिपल्सिव फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये केस 1 था, ये केस 2 था, इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। तो मैंने F का फॉर्मूला लिखा तो दैट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसे बनता है जी, वेयर K इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। किसकी बात हो रही है, कूलम्स लॉ। पहले हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात की, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, कूलम फोर्स के बीच की जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की, हाउ डू चार्जेस इंटरेक्ट, तो कूलम्स ने बताया था। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन कूलम्स लॉ, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू आगे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये होती है। इसको आप ध्यान रखें। अब के में आ गया, फिर एप्सिलॉन नॉट जो होता है दैट इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम, फ्री स्पेस और वैक्यूम। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है जी, और किसके बराबर होती है, कूलम उल्टा को कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट होती है, एक एप्सिलॉन होता है, एक एप्सिलॉन नॉट होता है, एक एप्सिलॉन आर होता है। दिस इज एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम, epsilon is the permittivity in medium, epsilon r is the relative permittivity, and it is the ratio of permittivity in medium to permittivity in vacuum। और epsilon जो होता है that is equal to epsilon naught epsilon r के बराबर होता है। ये रिलेशन है permittivity in medium and in vacuum and relative permittivity। ये एप्सिलॉन नॉट की आपने किया। अगर एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस की बात करें तो इसकी डायमेंशंस इसकी उल्टी हो जाएंगी, इसके के का उल्टा हो जाएगा। और क्या के में चेक करके देखते हैं, देखो अब यहाँ ये है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आए तो क्या बन जाएगा, कूलम, दैट इज इक्वल्स टू, देखना आप ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई MLT माइनस 2 एंड इंटू एल स्क्वायर। मैंने कहा था आपको दैट इज क्या बन गया, ए स्क्वायर T4 हो गया, M-1 हो गया, L-3 हो गया। अरेंज करके देखो इनको तो एप्सिलॉन नॉट की दैट इज इक्वल्स टू M-1 L-3 T4 एंड ए स्क्वायर। जबकि ये क्या था, वहां उल्टा था, वहां क्या था ML3 T-4 A-2। किसके केस में, के केस में। तो ध्यान रखना है के और एप्सिलॉन नॉट, वेयर के इज कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन कूलम्स लॉ। एक और आता है, इसको बोल सकते हैं कैपिटल के भी आता है, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है जी,
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इसका मतलब कि समथिंग, अगर हम दो चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड घट जाती है। इसका कि समथिंग, तो उसको हम बाद में बात करते हैं। अभी फिलहाल तो आपने इसका भी बात करते हैं। क्या कहा हमने कि जो स्मॉल के होता है 1/कैपिटल के बराबर होता है। एक सीजीएस सिस्टम की बात हो रही है ना, के की वैल्यू क्या होती है, आप वहां लिखें तो 1/, तो ये कैपिटल के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बेसिकली जो के होता है और रिलेटिव परमिटिविटी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम होती है। इसका मतलब कि दो चार्जेस को, ये ध्यान रखना आपने कि बिकॉज ये फॉर्मूला भी आगे, K is equal to 1/capital K, where small k is constant of proportionality, capital K is dielectric constant, and dielectric constant is something of the medium. Dielectrics are those substances which do not conduct but allows the electric influence to pass through them. उनको बोलते हैं dielectrics. और K is equal to epsilon r, it means dielectric constant and relative permittivity. क्या बोला मैंने? This is dielectric constant, this is relative permittivity, and this is force ratio of the force in vacuum in medium, in vacuum to force in medium ratio. और बाद में कहें तो जाकर के ये इसमें ये बनेगा जब हम इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फोर्स में ये हो जाएगी F इन वैक्यूम डिवाइड बाई F इन मीडियम। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाए तो रेशियो ऑफ ओरिजिनल वैल्यू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई ई, और कैपेसिटर में चले जाए तो सी बाई सी नॉट। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक रखने से ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो ये फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन अलग अलग में, फोर्स में कूलम्स लॉ में अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग है और कैपेसिटेंस में अलग है। तो इसको भी हम याद कर सकते हैं। तो ये आपके पास कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ की मैंने कहा कि 4-5 फॉर्म होती है। एक क्या की हमने, एक कहा कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात की तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की बात कर ली। जब हमने इसके ऊपर वेक्टर लगाना है तो क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ आर लगाना है, वेक्टर लगाना है, वेक्टर लगा सकते हैं। और फिर जब लेकिन ये चार्जेज अगर अपने लाइन में रखे, पोजीशन वेक्टर पे रखी है तो क्या बन जाएगा, तो F विल बी इक्वल टू, तो F12 फोर्स होगी ना, दो चार्जेज हैं Q1 Q2 पोजीशन वेक्टर पे रखे हैं R1 R2 के ऊपर, तो आप लिखेंगे दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड Q एंड R1 माइनस R2 डिफरेंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। और जब लिखें आप F21 that is equals to Q2 Q1 divided by 4 pi epsilon naught R2 minus R1 whole magnitude cube and R2 vector minus difference of the R2 vector minus R1 vector। सिंपल, ये मैग्नीट्यूड है, ये आपके पास क्या होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इनको ये इतनी चीजें बनी आपके पास, ये कूलम्स का लॉ का ये सारा का सारा, ये कूलम्स लॉ की फॉर्म आई। लेकिन क्या होगा जब दो चार्जेस, क्योंकि कूलम फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस, लेकिन दो से ज्यादा आ जाए तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, लेकिन इसको ही होल्ड करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो कैसे आगे, अगर हमारे पास क्या हो चार्जेस, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाए तो फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, इसका मतलब है दो से ज्यादा चार्ज हो तो कूलम्स लॉ फेल नहीं होता, तो क्या होता है, हम बोल सकते हैं Fi दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिखेंगे समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n, J वेरीज फ्रॉम 1 to n, I नॉट इक्वल टू J, एंड QJ डिवाइड बाई क्या लिखेंगे Ri माइनस RJ मैग्नीट्यूड क्यूब
एंड आर आई माइनस आर जे। तो इसका मतलब है कि वही फॉर्मूला लगाया हमने, समेशन लगा सकते हैं आई पी की। अब यहाँ पे आई, अगर आपके पास तीन चार्जेज हैं तो क्या होगा, Q1 Q2। जब हम देखो क्या होती है, मान लिया आपके पास देयर आर सिस्टम ऑफ चार्जेज हो, देयर आर सिस्टम ऑफ चार्जेज, मान लिया लोकेटेड, मैं एक डायग्राम बना के करूँ कि जैसे आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेज है Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे रखे हैं, मान लिया ये कि यहाँ पे है, आप इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं किसी के ऊपर भी। अगर मान लिया ये Q1 है, ये आपके पास Q2 है, ये आपके पास Q3 है, और ये आपके पास Qn मान लिया मैंने, ये Qn है, लाइक दैट। तो क्या करेंगे, इसकी फोर्स निकालेंगे, इसके ऊपर कूलम्ब लॉ लगा के टू क्या करेंगे, तब वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन एनी टू चार्जेस at a time and deleting the presence of all other charges, तभी निकलेगा, क्योंकि कूलम्ब लॉ को फेल नहीं होने देते। whether we are talking about system of charges, वैसे हम कह रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग इनटू एनी टू एट ए टाइम, तो ये निकालेंगे फोर्स, इसकी फोर्स यहाँ निकालेंगे, इसकी फोर्स यहाँ निकालेंगे, इसकी फोर्स यहाँ निकालेंगे। मान लिया हम फोर्स निकालना चाहते हैं 1 के ऊपर, तो क्या होगा जी, F12, तो देखो ये निकलाएगी F13 प्लस F14 प्लस सो ऑन F1n ऐसे निकालेंगे जी। और बाकी ये देखो, ये F12 ऐसे निकलाएगी, F13 भी ऐसे निकला, Q1 Q3 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। 1 4, तो आपके पास 1 4 हो जाएगा, 1 4 करके बाकी फॉर्मूला वही रहा। तो इसका मतलब दिस इज द वे टू यूज कूलम्स लॉ व्हेन वी हैव इन गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो कूलम्स लॉ, वी आर नॉट गोइंग टू वायलेट कूलम्स लॉ इन एनी फॉर्म। तो ये आपके पास, लेकिन कूलम्स लॉ अभी कहते हैं कि अगर आपके पास क्या हो, मैक्रोस्कोपिक चार्ज हो, क्या हो, अगर आपके पास मैक्रोस्कोपिक चार्ज हो तब भी कूलम्स लॉ क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक चार्ज, इनकी बहुत बड़ा चार्ज ले लिया हमने, तो हम क्या करते हैं, देन आप इट इज, इसमें तीन चीजें, बॉडी के ऊपर चार्ज को हम तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो उसकी अलोंग लेंथ को बोलते हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दूसरा होता है अलोंग, उसके ऊपर अगर उसके एरिया के ऊपर किया हो तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और तीसरा हम बोलते हैं अगर उसके वॉल्यूम के ऊपर, उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम मैक्रोस्कोपिक चार्ज की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम किसकी बात करनी पड़ती है हमें, तो हमें बात करनी पड़ती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। तो हमने, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, and that is equals to charge per unit length, that is equals to charge per unit area, and that is equals to charge per unit volume। तब जा करके हम निकालेंगे, तो फिर वैसे ही निकालेंगे इसको जैसे कि कूलम्ब लॉ को फिर फेल नहीं होने, हम क्या करेंगे, तो छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डिटेल में जा रहा है, क्योंकि आपके पास ये कि दिस इज द फर्स्ट चैप्टर में हमें यहाँ पर इस तरह से हम फोर्स निकाल सकते हैं। हम फोर्स में हमने कूलम्स के लॉ की बात की, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात की, कंजर्वेशन की बात की, क्वांटाइजेशन की बात की, कूलम्स के लॉ की बात की, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, 5 फॉर्म बने। जब आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में किया, फिर उनके ऊपर वेक्टर लगाया, फिर हमने पोजीशन वेक्टर पे रख दिए, फिर हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात की, फिर हमने माइक्रोस्कोपिक की चार्ज की। तो हमें कूलम्स लॉ में बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेस तक ही कंस्ट्रेंट करके रखा, हमने उसको वायलेट नहीं होने दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज in electrostatics, that is Coulomb's law and its applications। तो Coulomb's law किस तरह से, और Coulomb's law हमें बताता है कि कूलम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है, और ये इट इज ए सेंट्रल फोर्स होती है, इट ओबेज न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करती है, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस। थैंक यू वेरी मच।